बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सेल के बारे में, तो आज हमारा उसके बारे में तीसरा लेक्चर है जो अबाउट साइटोप्लाज्म है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी जो फुल लेक्चर होते हैं वो यूट्यूब पे होता है, तो हम अगर शॉर्ट फेसबुक पे दे देते हैं तो उसके साथ लिंक होता है, तो पूरा लेक्चर देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर हमारा पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बेसिकली ये साइटोप्लाज्म ग्रीक वर्ड से निकला है। साइटो का मतलब होता है सेल, जैसा आप लोगों को पता है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। तो साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी ये आप कह ले कि सेल के फ्लूइड पार्ट है। क्या है? सेल के फ्लूइड पार्ट। अच्छा, इसके हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो इट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये जेल लाइक जेली जो है, क्या है? जेली लाइक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बेसिकली बायोलॉजी में उस एनवायरनमेंट को कहा जाता है जिसमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है वो एम्बेडेड होते हैं या कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये जेली लाइक मैट्रिक्स है जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारे साथ किधर मौजूद होता है? जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि ये हमारी क्या है? न्यूक्लियस है। ये सेल है, ये पूरा सेल है। फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दरमियान जो हमारे साथ जो रीजन होता है, जो जगह होता है, इसको हम बेसिकली साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये हो गई क्या? सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो इसके दरमियान ये जो पार्ट हुआ, तो ये जो पार्ट आता है इसको बेसिकली हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो साइटोप्लाज्म को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड की है। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल पार्ट और दूसरे को हम कहते हैं इनसॉल्युबल पार्ट। अच्छा, जो सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, ये कंसिस्ट करता है 90% वाटर। यानी साइटोप्लाज्म की जो सॉल्युबल पार्ट है वो 90% वाटर पे क्या होता है? मुश्तमिल होता है। और साथ में इस 90% वाटर वाली रीजन, यानी इस सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल भी कहते हैं। यानी साइटोसोल से मुराद क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म का वो रीजन, यानी साइटोप्लाज्म जो 90% वाटर पर मुश्तमिल हो, और इस हमने जो दूसरा नाम दे दिया इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। तो ये बेसिक क्या हो गया कि सॉल्युबल पार्ट यानी द पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोसोल। तो ये सॉल्युबल पार्ट हुआ। And the soluble part is further divided into two solutions. तो one is called true solution and the other is called colloidal solution. यानी जो soluble part है ये further दो solutions पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं true solution, यानी true solution से मुराद क्या है? इसमें जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, आप ये समझ ले, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंतहाई स्मॉलर साइज के होते हैं। इंतहाई स्मॉलर साइज के होते हैं जो आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इतने स्मॉल होते हैं कि ये बिल्कुल आप कह ले कि डिसॉल्व हुआ होता है और आप इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए या आयंस हो गई, तो इस पार्ट को बेसिकली हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। यानी हमने पहले बात की कि साइटोप्लाज्म दो पार्ट में मुश्तमिल है, सॉल्युबल पार्ट और इनसॉल्युबल पार्ट। फिर हमने बात की कि सॉल्युबल पार्ट फर्दर दो जो है सोल्यूशन पर मुश्तमिल है। एक को हमने नाम दिया ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन यानी इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इंतहाई स्मॉल होते हैं, जो नजर नहीं आते, जो हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यानी इसमें आयंस आते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया कोलाइडल सोल्यूशन। यानी इस सॉल्युबल पार्ट का जो दूसरा सोल्यूशन है उसको नाम दिया हमने कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन यानी इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं साइज में, और ये हम अच्छी तरह क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्युबल पार्ट को हमने इन दो सॉल्यूशंस में क्या कर दिया? डिवाइड किया। अब हमने कोलाइडल सोल्यूशन को भी फर्दर दो में डिवाइड किया है। यानी कोलाइडल सोल्यूशन को हमने सोल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन में डिवाइड किया और जेल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन में डिवाइड किया।
यानी सोल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इंतहाई स्मॉल होते हैं, और ये जो पार्ट होता है, ये जो रीजन होता है, ये बेसिकली हमारे साथ नॉन विस्कस होता है, यानी इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो आप खुद सोच ले कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो बिल्कुल जो है वो डिसॉल्व हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आप खुद सोच ले कि ये जो रीजन होगा ये विस्कस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल होंगे। तो इस वजह से ये जो सोल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की पार्ट है। तो ये बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने दूसरे में डिवाइड किया है, ये तो उसका पहला पार्ट हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन का। दूसरा जो इसका पार्ट है, इसको हम जेल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जेल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो लार्जर इन साइज होते हैं। यानी इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, और हम इसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो ये जेली लाइक या विस्कस फॉर्म बनाता है। तो जो साइटोप्लाज्म की जो आउटर रीजन्स होते हैं, इसमें बेसिकली ये जेली लाइक, मोर जेली लाइक होता है और मोर विस्कस होता है, यानी इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होने का वजह यह है कि इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, और साथ में इसमें आप अगर एग्जांपल ले ले, इसमें मैग्नीशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, इस तरह से जो है सोडियम हो गई, साल्ट, ग्लूकोज वगैरह, ये सारे जो है हमारे साथ किस में आता है, जेल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है, जो लार्जर साइज के सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमने साइटोप्लाज्म की डिफिनेशन की बात की, उसके दो पार्ट्स को हमने पर डिवाइड किया, और दो पार्ट्स को फिर हमने इसमें से सॉल्युबल पार्ट उठाया, और सॉल्युबल पार्ट को हमने कहा कि ये 90% वाटर पे मुश्तमिल है और इसको साइटोसोल कहा। फिर सॉल्युबल पार्ट को फर्दर दो में डिवाइड किया, ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन को हमने कहा कि ये स्मॉलर साइज सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो इसका जो दूसरा पार्ट था, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन, जो सॉल्युबल पार्ट का दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको फर्दर हमने दो में डिवाइड किया। एक को हमने सोल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन कहा और दूसरे को हमने जेल टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन कहा। तो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी इनसॉल्युबल पार्ट के बारे में। अच्छा, हमने जो है साइटोप्लाज्म की जो सॉल्युबल पार्ट थी उसकी हमने बात की थी कि सॉल्युबल पार्ट हमारे साथ 90% वाटर पे मुश्तमिल था, और इसको हमने साइटोसोल भी कहा था। लेकिन जो दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको इनसॉल्युबल पार्ट कहा जाता है। इनसॉल्युबल पार्ट से मुराद ये है कि ये जो साइटोसोल होता है उसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता, यानी ये जो है ना फ्लूइड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये इनसॉल्युबल होता है। किस तरह से होता है, इनसॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो ये जो इनसॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले को हमने कहा है कि वेरियस ऑर्गेनेल्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसा आप लोग को इधर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म की, इसमें फॉर एग्जांपल आप देख ले कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसमें इस तरह से जो है हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से इसके अंदर गोल्जी बॉडी होता है, और इसमें हमारे साथ लाइसोसोम भी होता है। इस तरह से लाइसोसोम हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये बेसिकली क्या है, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद है, ये बेसिकली क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये साइटोप्लाज्म की फॉर एग्जांपल आप ले ले कि ये साइटोसोल था जो हमने सॉल्युबल पार्ट में इसको डिस्कस किया, और ये जो रीजन्स, ये फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई, लाइसोसोम आ गई, गोल्जी apparatus आ गई, ये सारे इनसॉल्युबल पार्ट में आते हैं। तो इनसॉल्युबल पार्ट में पहला जो चीज आते हैं वो वेरियस ऑर्गेनेल्स हैं, यानी जितनी भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर मौजूद है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, इसको बेसिकली ये क्या है, इट इज द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा जो पार्ट इसके अंदर आता है वो बेसिकली साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन ये बेसिकली हमारे साथ नेटवर्क होता है इनसॉल्युबल प्रोटीन्स का। ऐसी प्रोटीन्स होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स के एलिमेंट्स होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, इसका एक नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल आप देख ले, ये साइटोस्केलेटन है हमारे साथ, ये क्या है, ये हमारे साथ साइटोस्केलेटन है। ये साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क सा बनाता है। क्या बनाता है, नेटवर्क सा। और ये नेटवर्क बेसिकली किससे बना होता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स एलिमेंट्स होते हैं। और इनसॉल्युबल प्रोटीन एलिमेंट्स को भी फर्दर हमने कहा है कि कुछ हमारे साथ माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं,
कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और कुछ जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। यानी हमने साइटोस्केलेटन की जो नेटवर्क है ये बेसिकली कंपोज होता है ऑफ 3 इनसॉल्युबल प्रोटीन फिलामेंट्स, जिसमें माइक्रोफिलामेंट आता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है। तो ये बेसिकली जो दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो साइटोस्केलेटन होता है। यानी एक नेटवर्क साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क बनाता है और ये नेटवर्क जिस चीज से बना होता है वो इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। यानी इनसॉल्युबल प्रोटीन्स फिलामेंट्स होते हैं जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए। तो दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट में क्या चीज आ गई? साइटोस्केलेटन आ गई। तीसरी जो चीज है ये बेसिकली इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं जिसमें डिफरेंट स्टोरेज प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, लिपिड्स ड्रॉपलेट्स हो गई, और इसमें कुछ पेगमेंट्स भी आते हैं। इसको हम इसके फंक्शन को भी साथ डिस्कस करेंगे जब फंक्शन पे आएंगे साइटोप्लाज्म की। तो ये देखो, ये पहला पार्ट में हमने डिस्कस किया कि इनसॉल्युबल पार्ट में डिफरेंट ऑर्गेनल्स आते हैं, साइटोस्केलेटन आता है जिसमें एक नेटवर्क सा बनाता है जो इनसॉल्युबल प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आते हैं जिसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गई, लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गई, या पिगमेंट्स हो गई, पिगमेंट में मेलानिन हो गई या लाइपोप्यूसिन्स हो गई। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। अब हम अगर ये पूरा जो है हमने साइटोप्लाज्म की सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पार्ट की बात की। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने सारा साइटोप्लाज्म की बात की कि ये बेसिकली इसकी डिफिनीशन क्या है, फिर हमने बात की कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, सॉल्युबल पार्ट होते हैं, इनसॉल्युबल पार्ट होते हैं, सारी बात हमने डिस्कस की। अब हम साइटोप्लाज्म की फंक्शन की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो इसमें साइटोसोल जो होता है ये बेसिकली इनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस करता है और इस तरह से जो है एटीपी जनरेट करता है। इसका एक फंक्शन तो ये हो गई। साथ में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, सेल एज जो साइटोसोल होता है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के तौर पे भी काम करता है। साथ में जो साइटोसोल होता है ये बेसिकली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमारे साथ लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, या इस तरह से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छी तरह फंक्शन करे। साथ में साइटोप्लाज्म का जो काम होता है वो बेसिकली हमारे साथ जो बफरिंग करती है या पीएच रेगुलेशन भी करती है, यानी सेल की पीएच या बफरिंग को जो है ये कौन करता है, ये भी बेसिकली हमारे साथ साइटोप्लाज्म करता है। और इस तरह से जो साइटोप्लाज्म होता है ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में जो मटेरियल अंदर चाहिए या बाहर इसको जाना चाहिए, तो इसमें भी ये क्या करता है, रोल प्ले करता है। साथ में जो ये तो हमने बात की कि ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसको एक बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें जो साइटोस्केलेटन होता है ये बेसिकली नेटवर्क होता है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक नेटवर्क है ये जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन से बना है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि साइटोप्लाज्म यानी ये सेल की शेप और मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी सेल की प्रॉपर शेप को मेंटेन रखना और सेल को मूवमेंट देना, ये बेसिकली किसका काम होता है, साइटोस्केलेटन का काम होता है। तो ये साइटोस्केलेटन करता है साइटोप्लाज्म की, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म का ओवरऑल रोल क्या हो गया कि ये सेल की शेप और मूवमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। साथ में इसमें हमने बात की थी कि इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की हमने बात की थी कि इसमें जो है ये स्टोरेज प्रोडक्ट है, यानी स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पे क्या करता है, काम करता है, क्योंकि ये इसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये शुगर को जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये सारे को क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इस तरह से लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी जो हमारे साथ लिपिड्स यानी पैड्स होते हैं, इसको क्या करते हैं, इज अ पैड रिजर्व के तौर पे साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और साथ में जो हमारी साइटोप्लाज्म होती है इसमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स होती हैं, जैसा हमारी जो स्किन का साइटोप्लाज्म है, यानी स्किन का जो सेल है और इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर हमारे साथ डिफरेंट जो है पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें मेलानिन हो गई और लाइपोप्यूसिन्स हो गई।
तो मेलानिन का जो काम है, ये बेसिकली मेलानोसाइट सेल्स जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे साथ एक ऑर्गेनेल होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जिसको हम मेलानोसोम्स कहते हैं। और मेलानोसोम्स के अंदर हमारे साथ क्या होते हैं, मेलानिन होते हैं। तो ये मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इस तरह से जो है लाइपोप्यूसिन्स होते हैं जिसका काम एजिंग वगैरह, एजिंग को रेगुलेट करना और स्ट्रेस वगैरह, ये सब क्या करता है, ये कौन करता है, ये लाइपोप्यूसिन्स करते हैं। तो ये पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन एक इसमें जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा जो है साइटोप्लाज्म जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी एक मेजर फंक्शन है साइटोप्लाज्म की। मेजर फंक्शंस में हमने बात की कि एक तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। दूसरी, अगर हम इसकी मेजर फंक्शन की बात करें, बाकी तो हमने इसकी जो छोटे बड़े फंक्शंस थे उसको भी डिस्कस किया, लेकिन जो मेजर फंक्शन है वो साइक्लोसिस है। साइक्लोसिस से मुराद ये है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट से मुराद ये है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसमें आप कपड़े जो है डालते हैं, तो कपड़े इस तरह के जो है क्या करते हैं, साइक्लोसिस करते हैं, यानी कपड़े इस तरह की जो है मूवमेंट करते हैं। जो कपड़ों का जो इस तरह का मूवमेंट होता है इसको बेसिकली आप कह ले कि एक रोटेशन है, लेकिन अगर इस तरह का मूवमेंट साइटोप्लाज्म में हो तो इसको बेसिकली हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस की वजह से जो एक्टिव मास मूवमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो साइटोप्लाज्म की जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, यानी जिसको कहा जाता है साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस की वजह से जो एक्टिव मास होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट इसकी वजह से होता है, यानी साइक्लोसिस की वजह से एक्टिव मास मूवमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। और दूसरा जो साइक्लोसिस का बहुत बड़ा फायदा है, जो हमने बात की थी कि हमारे साथ जो सॉल्युबल सॉल्यूशंस थी, यानी जो सॉल्युबल पार्ट था साइटोसोल, उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे साथ कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन की हमने बात की थी कि इसमें जेली टाइप जो है सॉल्यूशंस होता है जो आउटर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म पे मौजूद होता है, जिसमें जो है लार्जर पार्टिकल्स मौजूद है, यानी लार्जर सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो इन लार्जर सॉल्यूट पार्टिकल्स को आउटर रीजन से थोड़ा सा सेंटर पे लेके आना, ये भी काम कौन करता है, साइक्लोसिस करता है। यानी साइक्लोसिस बेसिकली न्यूट्रॉन्स को इनसाइड द साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है फंक्शंस थी साइटोप्लाज्म की, जिसमें हमने बात की कि ऑर्गेनेल्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, पीच रेगुलेशन करना, साथ में साइटोस्केलेटन की वजह से शेप मेंटेन रखना और इस तरह से इसकी मूवमेंट करना। और साइटोप्लाज्म जो है हमने साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात की, जिसका काम होता है स्टोरेज प्रोडक्ट्स। और जो सबसे मेजर दो हमने मेजर फंक्शंस डिस्कस किया को हमने ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया, जो एटीपी जनरेट करता है, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो 2% जो है एटीपी ये कौन प्रोवाइड करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। तो अगर आप आरबीसी देख ले तो इसमें कोई ये ए न्यूक्लिएटेड भी है और ए माइटोकॉन्ड्रियल भी है। तो एटीपी बेसिकली जो मेच्योर आरबीसी होती है, बेसिकली इसको जो एटीपी प्रोवाइड करता है वो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। तो इसका जो लाइफ स्पैन अगर आप देख ले तो 120 डेज तक है। तो ये किसके वजह से होता है, ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस का काम होता है एटीपी जनरेट करना। और दूसरा जो मेजर हमने इसकी फंक्शन डिस्कस की वो बेसिकली साइक्लोसिस था, जो साइटोप्लाज्म जो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है ड्यू टू द जिसके वजह से एक्टिव मास मूवमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और इससे न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है या मूवमेंट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके लिए हमारे साथ रहिए और हमारी जो चैनल है माइंड एक्सपेंशन, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।